नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी राहुल गांधी की दोहरी राजनीति की, मुर्शिदाबाद के हमले और बंगाल में चल रही बड़ी साजिश के पर्दाफाश की और कर्नाटक में हुए पूर्व डीजीपी की हत्याकांड की। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश डीजीपी ने अखिलेश के बयान पर किया पलटवार, बोले नियम से होती है थानेदारों की तैनाती, भ्रामक बयान ना दें। पोप फ्रांसिस का हुआ निधन, 88 साल की उम्र में ली थी अंतिम सांस। बर्फ विहीन हो गई नई बद्रीनाथ की चोटियां, संकट का मिला संकेत, वैज्ञानिक भी जता रहे हैं चिंता। अमेरिका उपराष्ट्रपति वेंस ने परिवार संग दिल्ली का अक्षरधाम देखा, वहीं आज पीएम मोदी के साथ डिनर करेंगे। प्रशांत किशोर ने दी राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी, नीतीश सरकार से की बड़ी मांग। पोप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, अपनी मुलाकातों को किया याद। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, कहा महाकुंभ के दौरान सीएम योगी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने का था प्लान। बाजार में आया असली जैसा नकली 500 रुपए का नोट, एमएचए ने जारी किया हाई अलर्ट। लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं को टांग कर ले गई पुलिस, ठूस कर गाड़ी में भरा फूले, फिल्म की रिलीज रोकने के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में भारी बढ़त, सेंसेक्स 69,000 स्तर तो निफ्टी 24,000 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे आज की खास रिपोर्ट की तरफ। क्या राहुल गांधी को सच में भारत को बदनाम करने में मजा आता है? क्या उन्हें विदेशियों में भारतीय संस्थाओं और सरकार को कटघरे में खड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उनके बयानों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान नहीं होता? ये सवाल काफी वक्त से उठाए जा रहे हैं, खासकर तब जब वो विदेशों में अपने बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर देते हैं। कांग्रेस सांसद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर अपने विदेशी दौरों पर दिए गए बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अभी वो अमेरिका गए हुए हैं। वहां बोस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से परहेज नहीं किया। इसके बाद ये सवाल फिर से ताजा हो गया, क्या राहुल जानबूझकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने लगे हैं? पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशों में दिए गए बयानों से हलचल मचाई है, जिन पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं 10 ऐसे मौके के बारे में जब राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों ने देश में एक नई बहस छेड़ी है। बोस्टन में राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज्ड बताया। 2024 में अमेरिका के नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा हुआ था, अब ये लड़ रहा है। ब्रसेल्स में भारतीय संस्थाओं पर सवाल उठाए, कहा कि भारत में भेदभाव बढ़ रहा है। लंदन में 2022 में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन चुकी हैं। 2018 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन और जर्मनी में पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया कि वह देशभक्त नहीं है। 2018 में राहुल गांधी ने मलेशिया में नोटबंदी को लेकर मजाक उड़ाया था। राहुल गांधी ने 2018 में सिंगापुर में कहा था कि भारत में डर और नफरत का माहौल पैदा हुआ है। 2018 में बहरीन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार नफरत फैला रही है। 2017 में कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार सिर्फ टॉप 100 कंपनियों के लिए काम करती है। 2017 में राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत अब वह जगह नहीं रही जहां पर कोई अपनी बात खुलकर कह सकता है। राहुल गांधी के इन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला करते हुए उसे विदेशी भूमिका पर देश का अपमान बताया। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता में सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की हताशा है कि आज वो विदेशी भूमि पर जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो
वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. देखा जाए तो एक घड़ी मान लिया जाए कि राहुल गांधी का कहना सही है, वे भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वे इस तस्वीर को सचमुच सुधार रहे हैं या फिर उसे सिर्फ और ज्यादा धुंधला कर रहे हैं। क्या एक जिम्मेदार नेता को विदेशों में भारतीय सरकार पर इस तरह के निरंतर हमले करने चाहिए? वहीं राहुल गांधी के बयानों में एक पैटर्न साफ दिखता है। जब भी उन्हें अपनी पार्टी की राजनीतिक हार का सामना करना पड़ता है, वे भारत की संस्थाओं और लोकतंत्र और यहां तक कि प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है कि जब वह चुनाव आयोग भारतीय संस्थाओं और सरकार पर बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगाते हैं तो क्या इसका असर पड़ता है? राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि भारत की छवि सिर्फ आपकी राजनीति का नहीं बल्कि पूरे देश की पहचान का सवाल है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो कोई आम विरोध नहीं था बल्कि एक रची हुई साजिश थी। वक्फ संशोधन कानून का बहाना था, लेकिन मकसद कुछ और था जो जाहिर हो गया। मकसद था आतंकियों की साजिश को जमीन पर उतारना और राज्य को अराजकता की आग में झोंक देना। कैसे, चलिए आपको हम बताते हैं और इसका पर्दाफाश भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह 2019 में सीए के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाई गई थी, उसी प्लान को दोहराया गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स से रियल टाइम में भीड़ को दिशा दी गई। 3 महीने पहले इस हिंसा की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। विदेशी फंडिंग के साथ खबर है कि दंगाइयों को 500 रुपए में ठेका दिया गया था। आतंकी संगठनों को जेएमबी और एटीबी की भूमिका भी सामने आई है, जो बांग्लादेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में इस्लामी हुकूमत का सपना देख रहे हैं। पहले हमला रामनवमी पर करना था, लेकिन सुरक्षा के चलते वो हो ना सका। फिर जैसे ही संसद में वक्फ संशोधन विधेयक आया, वह इन लोगों के लिए सिंगल बन गया। हिंसा को अंजाम देने के लिए गुर्गों को बाकायदा 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 टॉप आतंकी पहले ही बड़ी दावत का वायदा कर चुके थे। मौका मिला और जिहादी प्लान को अंजाम दे डाला। वहीं मुर्शिदाबाद कोई आम जिला नहीं। यहां हाल ही में एवीटी के 2 आतंकी बिनारुल शेख और मोहम्मद अब्बास पकड़े गए थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मटिया ब्रुज जैसे इलाकों से जमात-उल मुजाहिदीन को पैसे मिलते थे। खगराबाद ब्लास्ट की फंडिंग भी यहीं से हुई थी। अब यह भी सामने आया है कि हालिया हिंसा में बांग्लादेशी आतंकियों की मदद कुछ स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने की थी। सवाल ये नेता कौन हैं और क्या यही लोग राज्य में जिहादी जड़ें मजबूत कर रहे हैं? वहीं ममता बनर्जी की आंखें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। राज्य में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 30% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में तो बहुसंख्यक हैं। ममता बनर्जी का पूरा ध्यान इस वोट बैंक को खुश करने पर लगा है, चाहे उसकी कीमत राज्य की शांति क्यों ना चली जाए। देखा जाए तो हिंदू त्योहारों पर पाबंदी, लेकिन ईद की नमाज में शामिल होना, यही है शायद ममता सरकार का दोहरा मापदंड। और यही हाल पूरे विपक्ष का है। कांग्रेस, सपा, वामपंथी सब चुप हैं। मुर्शिदाबाद में जब हिंदू महिलाओं को डराया गया, घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, तब इनकी एकता कहां गई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा बंगाल जल रहा है, पर सेकुलर ग्रुप पूरी तरह से चुप रहा। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि विरोध सिर्फ कानून के खिलाफ था या हिंदुओं के खिलाफ भी? बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की भूमिका क्या थी? किसने उन्हें मदद की? क्या पश्चिम बंगाल एक मजहबी प्रयोगशाला में बदलने की तैयारी चल रही है? देखा जाए तो मुर्शिदाबाद में जो हुआ वह एक अलार्म है, जिसे अनसुना करना आने वाले कल को अंधकार में बनाना होगा। ये सिर्फ ईंट पत्थरों की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ लोकतंत्र संविधान की भावना थी और दूसरी तरफ नफरत और अलगाववाद की भूख।
वहीं जब एक राज्य की सरकार चुप हो जाए, जब कानून के रक्षक मूक दर्शक बन जाएं और जब आतंक को वोट में तब्दील करने की साजिशें खुला खेल खेलें, तो समझिए खतरा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं, ये देश पर भी भारी पड़ सकता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगी अगली रिपोर्ट्स की ओर। कर्नाटक में जो हुआ उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश की बेरहमी से हत्या की गई और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका आरोप किसी दुश्मन पर नहीं बल्कि उस पर लगा जिसे उन्होंने अपना हमसफर चुना था। जी हां, उनकी पत्नी पल्लवी पर। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये जुनून, गुस्से और घरेलू तनाव के विस्फोट की है। वो दास्तान जिसमें एक घर कत्लेआम में बदल गया। सूत्रों की माने तो झगड़ा शुरू हुआ जुबानी जंग से, लेकिन जल्द ही वह बदल गया, बर्बरता में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि पहले पल्लवी ने खौलता हुआ तेल रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश पर फेंका, फिर आंखों में मिर्च का पाउडर झोंक दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर आई कांच की बोतल जिससे किए गए कई बार और अंत में रसोई से निकाला गया चाकू जिसे सीने और पेट पर वार किए गए। 68 साल के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हत्या के बाद पल्लवी ने एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी को फोन कर सारा सच उगल दिया और उसी कॉल से खुल गई इस हत्या कांड की परतें। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पल्लवी व उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मां बेटी ने 12 घंटे तक पूछताछ की गई है और दोनों के बयानों में कई विरोधाभास हैं। मामले में पूर्व डीजीपी के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज हो चुका है और बेटी की भूमिका पर भी बारीकी से जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक संपत्ति को लेकर पति पत्नी में लंबे समय से तनातनी चल रही थी। पल्लवी का कहना था कि ओम प्रकाश अक्सर उसे और उसकी बेटी को गोली से मारने की धमकी देता था। 20 अप्रैल को भी घर में घमासान मचा, लेकिन दोपहर तक ये कहासुनी एक खूनी वारदात में बदल गई। देखा जाए तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसने अपने कैरियर में सैकड़ों अपराधियों को जेल पहुंचाया, मगर जब खुद शिकार बना तो कातिल उसके घर के अंदर का था। फिलहाल इस घर के अंदर की जंग ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। एक पुलिस चीफ की ये अंत कहानी अब एक क्राइम केस में बदल चुकी है, जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहेंगे, आजकल महिलाओं को लेकर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही हैं, जहां महिलाएं अपराधी के रूप में सामने आ रही हैं, जिसके बाद एक बहस छिड़ गई है। क्या महिलाएं बदल चुकी हैं? लेकिन क्या कुछ महिलाओं की हैवानियत का मतलब यह है कि हर औरत शक के घेरे में आ जाए? क्या एक दोषी के चलते पूरी नारी जाति के चरित्र पर सवाल उठाना न्याय है? क्या एक अन्याय? गुनाह अगर खौफनाक है तो सोच उससे भी ज्यादा, जो इंसान को नहीं उसके जेंडर को खटकरे में खड़ा कर देती है। याद रखिए, अपराधी का कोई लिंग नहीं होता। हाँ, मगर जब किसी महिला के हाथ में चाकू, खोलता तेल या साजिश की कमान नजर आती है तो समाज सन्न जरूर रह जाता है। फिलहाल कुछ महिलाओं के गुनाहों की सजा पूरी महिला वर्ग को देना गलत है, क्योंकि हर गुनहगार को उसके कर्मों से आंकना चाहिए, ना कि उसकी जाति, धर्म या लिंग से। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको वो खबरें जो रखती हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।